मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? क्या बात है। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है पहले तो इसको समझते हैं। तो अगर आपके पास तीन फंक्शन है, एक है fx और एक है gx और एक है hx, और fx और hx के बीच से हमेशा एक फंक्शन पास हो रहा है, मतलब बेसिकली ये सैंडविच है दोनों के बीच में, ऊपर एक ब्रेड है, नीचे एक ब्रेड है, बीच में आलू है, समझ गया ना। तो ये वही, ये जो gx है वही आलू है, तो बीच में से पास हो रहा है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो बेसिकली सैंडविच थ्योरम क्या कहता है? सैंडविच थ्योरम यही कहता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, अगर आपके पास दूसरा फंक्शन है और तीसरा फंक्शन इस तरह से है कि वो हमेशा fx और hx के बीच में ही रहेगा, इट विल ऑलवेज बी बिटवीन fx एंड hx, है ना। अगर आपके पास एक फंक्शन ऐसा है जो हमेशा दो अलग अलग फंक्शन के बीच में ही है ना, इससे हमेशा कम है और fx से हमेशा ज्यादा है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन fx, इससे देखो ना वैल्यू ज्यादा है और hx से वैल्यू कम है। तो अब ये सैंडविच थ्योरम क्या कहता है? सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि अगर आपने इसकी लिमिट निकाली, मान लो किसी भी एक पॉइंट पे, आप यहां पे ले लो x इक्वल टू सी, कोई भी एक पॉइंट आपने ले लिया, अब x इक्वल टू सी पे आपने फंक्शन की लिमिट निकाली, कौन कौन से फंक्शन की? fx और hx की। तो इसकी लिमिट निकाली, मान लो वो आ गई l, इसकी भी लिमिट निकाली, मान लो वो भी आ गई l। अगर दोनों की लिमिट बराबर बराबर आती है तो ये जो बीच वाला फंक्शन है ना, उसकी लिमिट भी होगी l। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सैंडविच थ्योरम। ठीक है, आप सिंपल ऐसे सोचो कि अगर आपके पास तीन फंक्शन है, एक फंक्शन है जो सैंडविच है, जो बीच में फंस गया है, अगर इसकी लिमिट है l, इसकी लिमिट भी है l, तो ये जो बीच वाला फंक्शन है उसकी लिमिट भी क्या होगी? उसकी लिमिट भी l ही होगी। और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि बेसिकली वो जो gx है वो भी उसी पॉइंट से पास करेगा। तो इस पॉइंट पे x इक्वल टू सी पे अगर दोनों की लिमिट बराबर है, ये जो ग्रीन वाला कर्व है उसका वैल्यू भी है l और ये जो ऑरेंज वाला कर्व है उसका वैल्यू भी है l, तो ये जो ब्लू वाला कर्व है उसको भी तो उसी से पास करना पड़ेगा ना। उसके पास कोई चॉइस है क्या? कोई चॉइस ही नहीं है, उसको तो सैंडविच रहना है, दोनों के बीच में ही रहना है। तो अगर ऊपर वाला और नीचे वाला टच कर जाएंगे तो ये जो बीच वाला ग्राफ है उसको उसी पॉइंट से पास करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस। तो बेसिकली सैंडविच थ्योरम यही है कि अगर इसका लिमिट l है, इसका लिमिट भी l है, तो बीच वाले का लिमिट भी l होगा, है ना। इफ द लिमिट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड द लास्ट फंक्शन इज सेम, देन बीच वाले फंक्शन का लिमिट विल आल्सो बी l। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ सैंडविच थ्योरम। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट वाला जब भी क्वेश्चन कोई भी आता है ना लिमिट्स का, मतलब आपको एकदम चमक जाना चाहिए कि भाई हाँ, इसमें सैंडविच थ्योरम ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट के लिए और कोई उपाय नहीं है ना। तो हमेशा कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी फ्रैक्शनल पार्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, आप इस चीज को ध्यान रखना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है और 1 से कम होता है, ये मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होता है, 0 या 0 से बड़ा, 1 से कम। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको दो फंक्शन निकालने पड़ेंगे, एक फंक्शन छोटा और एक फंक्शन बड़ा। देखो डायरेक्टली आप इसका वैल्यू निकाल पाओगे कि डायरेक्टली वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे ना, क्योंकि आप अगर डायरेक्टली इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है वो आपको पता ही नहीं चलेगा ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इन्फिनिटी कितना होता है वो नहीं पता हमें, तो सैंडविच थ्योरम यूज करना ही पड़ेगा ना। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से बात नहीं बन रही है, सिंस यहाँ पे बात नहीं बन रही है तो आपको सैंडविच थ्योरम लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे सैंडविच थ्योरम? तो आपको पता है कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। अब इस पूरे को डिवाइड कर दो x के साथ, है ना, पूरे को x के साथ डिवाइड कर दो, तो ये वाला जो फंक्शन है वो डेफिनेटली इस फंक्शन और इस फंक्शन के बीच में ही लाई करेगा। तो दो फंक्शन आपको मिल गया ना, आपको भी ये बेसिकली क्या बन गया, ये आपका बन गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाय x। एक फंक्शन आपको मिल गया बड़ा और एक फंक्शन आपको मिल गया छोटा। तो बस इन दोनों की लिमिट निकालो, इसकी लिमिट कितनी आएगी, इसकी लिमिट कितनी आएगी, और आपको निकालना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। तो अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन, इसकी वैल्यू 0 आएगी, और यहां पे भी बन जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब इसकी लिमिट भी 0 आएगी, तो दोनों की लिमिट 0 है, तो इसकी लिमिट भी कितनी होगी बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम? आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 0। चमका। तो बेसिकली बस आपको दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे, एक छोटा एक बड़ा। वो दोनों फंक्शन आपको खुद से सोचने पड़ेंगे एग्जाम में, और सोचने का सही तरीका क्या है समझ में आया? इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लो, एक छोटा फंक्शन आ जाएगा, एक बड़ा फंक्शन आ जाएगा, उसकी लिमिट निकाल दिया करो, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा, उसकी लिमिट दोनों की 0 0 आ रही है, ये भी 0 ये भी 0, तो बीच वाला भी 0। और इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो ये आप कर लो टाइप 2। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे ना ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले, तो उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x एंड ग्रेटर देन x माइनस 1। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, याद है आपको, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक प्रॉपर्टी होती है, ये भी हमने पढ़ा था। तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लिया करो। अब यहां पे भी एक फंक्शन आपको बनाना है जो छोटा है, और एक फंक्शन आप बनाओ जो बड़ा है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास प्रॉपर्टी है, और इसको डिवाइड कर दो x से, तो डिवाइड बाई x डिवाइड बाई x डिवाइड बाई x। तो यहाँ पे एक फंक्शन आपके पास आ गया छोटा और एक फंक्शन आपके पास आ गया बड़ा, ठीक है, ये बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन x। अब अगेन लिमिट x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो आप लगा दो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी इधर और इधर, दोनों में लगा दो। तो अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो 1 बाई x विल बी टेंडिंग टू 0 ना, तो कितना आ गया, इसका लिमिट आ गया कितना 1,
इसका भी लिमिट कितना है, तो कांस्टेंट फंक्शन है तो ये भी 1, इसका लिमिट 1 है, इसका लिमिट 1 है, तो इसका भी लिमिट कितना आएगा, इसका भी लिमिट आएगा 1। समझ गया? तो दिस इज द आंसर। तो समझ में आ गया? अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा फ्रैक्शनल पार्ट वाला तो उसमें ये यूज कर लेना, और अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा दुनिया का जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर है और फिर आपको सोचना है एक फंक्शन बड़ा एक छोटा, तो इस प्रॉपर्टी को यूज कर लेना। इस प्रॉपर्टी को यूज करोगे तो आराम से आपको